नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें और भी कहानियां आपके लिए लाने का उत्साह मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब सुनते हैं अगली कहानी। कभी कभी कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं कुछ और भी दफन होता है, कुछ ऐसा जो मरकर भी जिंदा रहता है। गांव का नाम है नवगांवपुर। हरा भरा शांत, लेकिन सिर्फ बाहर से अंदर से यह गांव मर चुका है। वहां कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। 1983 की बरसात वाली रात जब बिजली कड़क रही थी और आसमान चीख रहा था, तब गांव की उस पुरानी हवेली से किसी औरत के चीखने की आवाज आई थी। उस रात कोई मरा नहीं था, लेकिन अगली सुबह पूरे गांव ने देखा तालाब के किनारे कोई खड़ा था, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। वो औरत जो 7 साल पहले मर चुकी थी, और उसके बाद जो हुआ उसने गांव का नाम मौत की लिस्ट में लिख दिया। आज भी शाम ढलते ही कोई उस तालाब के पास नहीं जाता। और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो वापस आ गई है। नवगांवपुर गांव एक छोटा सा गांव, लेकिन अपने अंदर कई राज्य दबाए बैठा था। यहां दिन तो बड़े सादे बीतते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था कुछ बदलने लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इस गांव में रातें कभी खाली नहीं होती। यहां जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। उस साल की बात है जब बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की पुरानी हवेली जो बरसों से बंद थी, उसकी दीवारों से नमी की बदबू और सड़न का सन्नाटा बहता था। कभी किसी ने देखा नहीं कि वहां कोई रहता हो, लेकिन कभी कभी रात को दीवारों के पीछे कोई चलने की आवाज आती थी। मैंने उस हवेली को हमेशा दूर से देखा था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें खुद वहां जाना पड़ा। घटना शुरू होती है। लापता बैल गांव के प्रधान शंकरलाल का एक बैल मोहन अचानक गायब हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद जंगल की तरफ निकल गया होगा, लेकिन तीसरे दिन वो बैल मिला, लेकिन जिंदा नहीं। वो पड़ा था तालाब के किनारे, आंखें खुली लेकिन जिस्म अकड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। बैल की लाश के पास की मिट्टी में चूड़ियों के निशान थे। एक औरत के पैरों के गांव में खलबली मच गई। बूढ़ा रघुनाथ बोला, वापस आ गई है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रघुनाथ, जो अक्सर नशे में बड़बड़ाया करता था, उसने वो लाश देखकर बस एक ही बात कही, वो लौट आई है। 7 बरस बाद वो फिर आई है। गांव वाले हंस दिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, ठीक रात के 2:13 पर। और अगले दिन रीना, जो तालाब से पानी भरने गई थी, घर नहीं लौटी। और फिर पहली बार मैंने देखा उसे, मैं विनोद उसी शाम को तालाब की तरफ गया था, उसी जगह जहां मोहन की लाश मिली थी, और वहीं मैंने उसे देखा। वो खड़ी थी, भीगी हुई साड़ी, काले लंबे बाल और चेहरा धुंध में छिपा, लेकिन आंखें सीधे मेरी तरफ। मैं कांप गया, सांस थम गई। मैं भागा नहीं, मैं हिला भी नहीं, क्योंकि मैं उसे पहचान गया था। वो सविता थी जो 7 साल पहले तालाब में डूबकर मर गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। कहां गया था? तालाब ने उसे निगल लिया, और अब वही सविता मुझे देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। मैं लौट आई हूं, और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही चेहरा दिखता, सविता का भीगा हुआ सन्नाटे में खड़ा, और उसके होठों से निकले वो 3 शब्द, मैं लौट आई हूं, और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। किसे बताता, गांव वाले पहले से ही सहमे हुए थे। रीना की गुमशुदगी ने माहौल और भारी बना दिया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबकी आंखों में वही सवाल था, क्या वह फिर आ गई है? 3 दिन बाद रीना मिली, लेकिन हालत देखकर कोई भी जिंदा इंसान कुछ खा नहीं पाया। उसका जिस्म पूरा कीचड़ से सना था, जैसे वो किसी गड्ढे से घसीट कर निकाली गई हो। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन आंखें सुनी, जैसे सब देख चुकी हो, लेकिन अब कुछ कहने लायक बचा ही ना हो। किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। गांव वालों ने खुद ही उसे वैद्य के पास पहुंचाया, लेकिन वैद्य ने सिर हिला दिया। यह लड़की कहीं और देख रही है, जैसे इसकी आत्मा अब भी वहीं फंसी है जहां से यह आई है।
रीना के हाथ पर चूड़ी के निशान थे और गले पर किसी ने उंगलियों से जोर से दबोचा हो, ऐसे नीले निशान। पर वो बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, तालाब वो वही है, पानी में वो मुझे बुलाती है। अब गांव का कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता था। बूढ़ी औरतें सुबह जल्दी पूजा कर लौट आती थी और मर्द रात होते ही घर में बंद हो जाते थे। मैंने तय कर लिया कि मुझे सब कुछ जानना है, सिर्फ डरने से बात नहीं बनेगी। मैं गया गांव के सबसे पुराने आदमी रघुनाथ के पास। रघुनाथ उस वक्त पी रहा था, आंखें आधी बंद। लेकिन जब मैंने कहा सविता लौट आई है तो उसने प्याला जमीन पर फेंक दिया। तू क्या जाने सविता कौन थी? मैं चुप रहा। वो खुद ही बोलने लगा। वो लड़की नहीं थी, वो जलमाई की बेटी थी। जिनके यहां बेटी नहीं होती वो तालाब से मांगते हैं, लेकिन हर मांगी चीज अपनी होती है क्या? सविता जैसी औरत कभी इंसान थी ही नहीं। वो इस गांव में पैदा नहीं हुई, लाया गया था उसे। और जिस दिन वह मरी, वो मरी नहीं, बलिदान दी गई थी। मेरी सांसें रुक गई। ये बात कभी किसी ने नहीं कही थी। सब यही जानते थे कि सविता तालाब में डूब गई थी, लेकिन बलिदान किसने, क्यों? मैं तो हंसा नहीं, बोला भी नहीं, बस एक बात कहकर चुप हो गया। जिस दिन उसकी लाश नहीं मिली थी उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था कि वह दोबारा जरूर आएगी। उस रात मैंने पहली बार अपने घर की खिड़की बंद की, लेकिन उससे पहले मैंने तालाब की तरफ देखा और दूर पानी के बीचों बीच कोई खड़ा था और उसकी लाल आंखें मेरी खिड़की के आर पार देख रही थीं। मैंने खिड़की बंद कर ली थी, लेकिन नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटा रहा, पसीने से तर दिल की धड़कन जैसे किसी की गिनती में बंधी हो। 1 2 3 फिर रुक। सुबह गांव में कुछ और बदला हुआ था। मंदिर की घंटी अब हर रात ठीक 2:13 पर बजती थी। वो समय जब सविता की आत्मा पहली बार देखी थी। लोग अब उस वक्त जाग कर बैठते थे। कुछ मंत्र बुदबुदाते, कुछ दरवाजे की चौखट पर नीम के पत्ते लटकाते, लेकिन इससे कुछ नहीं रुका। उस दिन प्रधान का छोटा बेटा विक्रम, जो दोपहर को अपने खेत के पीछे गया था, लौटा ही नहीं। शाम होते होते पूरे गांव में हाहाकार मच गया। आदमी औरतें सब टॉर्च लेकर खेतों में जंगलों में ढूंढने लगे। मैं भी वहीं था, लेकिन हमें विक्रम नहीं मिला। हमें मिला उसका चप्पल, तालाब के किनारे पड़ा हुआ उल्टा और उसी जगह मिट्टी पर। एक बार फिर वही नंगे पांव के निशान, चूड़ियों के निशान, पानी से भीग कर गहराए हुए। अब कोई नहीं हंस रहा था, कोई शक नहीं था। वो फिर से किसी को ले गई है। उस रात में है तो फिर आया, लेकिन इस बार चुप नहीं था। गांव वालों ने गलती की थी, बहुत बड़ी। 7 साल पहले जब सविता मरी थी तब वह सिर्फ मरी नहीं थी, उसकी आत्मा कैद हो गई थी उस तालाब में, क्योंकि उसने जीते जी एक ऐसा काम किया था जो मौत से भी भारी था। मैंने पूछा क्या? रघुनाथ की आंखें झुकी थी, जैसे वह खुद उस गुनाह का हिस्सा रहा हो। उसने किसी को मारा था, लेकिन वो आदमी नहीं था। वो एक बच्चा था 8 साल का, और उसे मारा नहीं, बलिदान दिया गया था। काली अमावस्या की रात तालाब के बीच बने पत्थर पर, और फिर वो खुद कूद गई पानी में, लेकिन मर नहीं सकी। काली शक्तियां उसे निगल गईं और बना दिया तालाब की रक्षक, जो अब हर 7 साल में अपना हक मांगने आती है। मैंने पूछा क्यों? रघुनाथन की आवाज कांपने लगी। क्योंकि 7 साल पहले वो बलिदान अधूरा रह गया था। सविता को चाहिए था कुल 3 बलि, और उसने दी सिर्फ 1। अब वो 2 बाकी हैं, और जब तीसरी बलि पूरी हो जाएगी वो तालाब से बाहर निकल जाएगी हमेशा के लिए। मुझे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अगर यह सच है तो विक्रम उसका दूसरा शिकार था। अब अगला कौन? और फिर रघुनाथ ने मुझे देखा और जो कहा उसने मेरी रूह हिला दी। तीसरी बलि कौन है यह अब वह नहीं चुनेगी, इस बार तालाब खुद चुनेगा। रघुनाथ की बात सुनकर मेरा बदन शून्य हो गया था। तालाब अब अपनी तीसरी बलि के इंतजार में था और किसी को नहीं पता था कि अगला कौन होगा। गांव में अब हर घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। लोगों ने बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया था। औरतें दरवाजों पर गोबर से ओम और त्रिशूल बना रही थीं और हर दरवाजे पर नीम की टहनियां टंगी थीं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि यह सब उसे रोक पाएगा। विक्रम की गुमशुदगी के तीसरे दिन गांव का एक लड़का अरुण चीखता हुआ भागता आया। उसने देखा था तालाब के बीच में एक औरत तैर रही थी, लेकिन पानी में उसकी परछाई नहीं थी। वो सिर्फ ऊपर दिख रही थी, जैसे नीचे उसका कुछ था ही नहीं। और वो औरत
धीरे धीरे उस पत्थर की तरफ जा रही थी जहां कभी सविता ने बलिदान दिया था। गांव के कुछ मर्द डंडे लेकर तालाब की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे पानी एकदम शांत हो गया। एक भी लहर नहीं, सिर्फ एक धुंध और सन्नाटा। उसी रात मैं फिर रघुनाथ के पास गया। अब मुझे पूरी सच्चाई चाहिए थी। मैंने साफ पूछा, वो औरत कौन थी असल में? रघुनाथ चुप रहा, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। सविता कोई आम लड़की नहीं थी। उसे गांव की ही एक औरत ने गोद लिया था जब वह 8 साल की थी, लेकिन असल में वह लड़की जंगल के एक तांत्रिक की साधना में से निकली हुई आत्मा थी। तांत्रिक उसे जल की कन्या कहता था, लेकिन तांत्रिक मारा गया और गांव वालों ने उस लड़की को पाल लिया। उसे सबने इंसान समझा, लेकिन वह नहीं थी। उसके अंदर कुछ और था। जब वह बड़ी हुई तो अजीब हरकतें करने लगी। अकेले में तालाब से बात करना, पानी में देर तक डूबे रहना और रात को मंदिर के पीछे बैठकर खुद से कुछ बोलना। फिर अमावस की एक रात वो एक बच्चा उठाकर ले गई और उसके अगले दिन से वो गायब हो गई। उसका जिस्म कभी नहीं मिला, लेकिन तालाब की मछलियां उस दिन मरी हुई मिली थी और पानी का रंग काला हो गया था। अब यह सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी, यह एक साधना से जन्मी रचना थी। एक ऐसी ताकत जो 7 साल बाद खुद अपनी अधूरी साधना पूरी करने आई थी। अब मैं समझ गया था कि हम सिर्फ किसी की रूह से नहीं, एक अधूरी तांत्रिक विद्या से पैदा हुए जल प्रेत से लड़ रहे थे। और तभी रघुनाथ ने कहा, अगर तीसरी बलि हुई तो तालाब से वह बाहर निकल जाएगी और फिर किसी के भी घर में जा सकती है। तालाब तक कोई जाना भी नहीं होगा, वह खुद आने लगेगी। और जैसे ही उसने यह कहा, गांव के बीचों बीच कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी, किसी घर में औरतों की चीख, फिर एक बच्ची की आवाज, माए दरवाजा खोलो। पानी बहुत गहरा है, लेकिन जब लोग बाहर भागे तो वहां कोई बच्ची नहीं थी, बस मिट्टी में गीले पैरों के निशान और पानी की बूंदें जो दरवाजे से अंदर गई थी, बाहर से नहीं। गांव की गलियां अब दिन में भी वीरान थीं। बच्चे तो क्या, मर्द भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलते थे। तालाब के किनारे की वह परछाई अब सिर्फ रातों में नहीं, दिन में भी दिखने लगी थी। कभी हल्के धुएं जैसी, कभी किसी की झलक जैसी, मगर सबने देखी थी। मैंने खुद भी अब दरवाजे पर गोमूत्र छिड़कना शुरू कर दिया था। खिड़कियों पर लाल धागा बांधा, तुलसी के पत्ते टांगे, लेकिन डर कहीं नहीं जाता था। फिर एक सुबह गांव के गोपाल की बहू अंजलि अचानक बेहोश पाई गई। उसकी आंखें आधी खुली थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वैद्य बुलाया गया, ओझा बुलाया गया। सब ने देख देख कर एक ही बात कही, इस पर कुछ चढ़ बैठा है, कोई जल से जुड़ा हुआ। गोपाल के बेटे को तब जाकर याद आया कि अंजलि उस रात छत पर सोई थी और रात को उठकर शायद पानी पीने नीचे गई थी, लेकिन मटके से पानी निकला ही नहीं था। उसकी चुन्नी अगले दिन कुएं के पास मिली थी, भीगी हुई। अब तक गांव समझ चुका था, तीसरी बलि चुन ली गई है। लेकिन अंजलि को मारे बिना भी अगर वह उसकी देह में घुस गई है तो इसका मतलब था अब बलिदान खुद चलकर सविता तक जाएगा। गांव की औरतें डर के मारे अंजलि को छूने से भी घबराने लगी। उसे एक अलग कोठरी में बंद किया गया। ऊंझा लगातार झाड़ फूंक करता रहा, लेकिन अंजलि की हालत बिगड़ती रही। और फिर उसने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोली। चेहरा वही था अंजलि का, लेकिन आंखें लाल पत्थर जैसी और मुस्कुराती हुई। उसने सिर घुमाकर मुझे देखा और वही आवाज दोहराई जो 7 दिन पहले तालाब के पास मैंने सुनी थी। मैं लौट आई हूं और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब यह सिर्फ तंत्र नहीं था, यह एक खेल था जो आत्मा खेल रही थी देहों से। और यह तीसरी बलि अब खुद चलकर तालाब में नहीं जाएगी, बल्कि तालाब उसके अंदर आ चुका था। मैं तो अब भी कोशिश कर रहा था। उसने कहा, एक ही तरीका है तीसरी बलि को पूरा होने से रोका जाए। बलि अगर पूरी नहीं हुई तो वह शक्ति अधूरी रहेगी और फिर उसे बांधना मुमकिन होगा। लेकिन कैसे? जिस जगह पहली बार बलिदान हुआ था वही पत्थर तालाब के बीचों बीच, उसी पर उसे ले जाकर शुद्ध करना होगा। मगर एक दिक्कत है। मैंने पूछा, क्या? मैं तो बोला, उस पत्थर पर अब तक जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। और अब सवाल यह नहीं था कि अंजलि को कैसे बचाए। अब सवाल यह था, क्या मैं खुद उस पत्थर तक जा सकता हूं? क्या कोई इंसान
उस जगह तक पहुंच सकता है जहां पानी खुद सांस लेता है। अंजलि की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। उसकी आवाज अब साफ सुनाई देती थी, पर वो आवाज अंजलि की नहीं थी, वो किसी और की थी, किसी जो भीतर से बोल रहा था। 3 बस 3 चाहिए थे, 2 हो चुके, अब एक और, फिर मैं आजाद। मेहतो ने सबको एक ही बात कही, अगर अब भी कुछ करना है तो आज रात ही करना होगा, और जो उस पत्थर तक जाएगा शायद कभी लौट कर ना आए। मैंने कहा मैं जाऊंगा। सब चुप हो गए, कोई नहीं बोला। शायद वह सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, या शायद किसी और की जान जाने से खुद को बचा रहे थे। रात हुई, अंधेरा पहले से ज्यादा गाढ़ा था। तालाब की तरफ जाते वक्त एक बार भी हवा नहीं चली, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा हो। अंजलि को बांस की एक पिटारी में रखा गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह पर लाल कपड़ा बांधा गया, पर उसकी आंखें खुली थीं और वो आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। तालाब के किनारे मेहतो ने आखिरी बार समझाया, तेरे पास बस 3 मिनट होंगे। पत्थर पर खड़ा होकर अगर तूने उसे शुद्ध नहीं किया तो तू भी उसी का हिस्सा बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा। अंजलि को लेकर नाव में बैठा और तालाब के बीच उस पत्थर की ओर बढ़ा जहां 7 साल पहले पहली बलि दी गई थी। पानी शांत था, लेकिन इतना गहरा जैसे उसके नीचे कोई जिंदा चीज तैर रही हो। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हवा अब मेरी गर्दन के पास फुसफुसा रही थी। क्यों ला रहा है मुझे वहां जहां मैं जन्मी थी? तू मुझे बांध नहीं सकता, मैं तो जल में बसी हूं और तू मिट्टी का बना है। नाव हिली। अंजलि की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थीं। उसके गले से अचानक एक ऐसी चीख निकली कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। मैंने जैसे तैसे पत्थर पर पांव रखा। वो पत्थर ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे किसी का जिस्म हो जो सांस ले रहा हो। अब मुझे वही करना था जो रघुनाथन ने सिखाया था, तांत्रिक विधि से प्रेत को बांधना। मैंने पानी में झुककर वह धागा निकाला जो ओझा ने दिया था, और जैसे ही मैंने मंत्र शुरू किया, अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज आई, रोक ले अगर रोक सकता है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। अब की बार बलिदान पूरा होगा और मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तू। और तभी पानी में से एक हाथ निकला। सड़ा हुआ हड्डी से झूलता हुआ उसने मेरे पांव को पकड़ लिया। नाव उलट गई। अंजलि का शरीर पत्थर से फिसलकर पानी में गिरा और मैं डूबने लगा। पानी में मेरी आंखें खुली थीं और वहां तालाब के नीचे एक चेहरा था सविता का, लेकिन उसका चेहरा अब औरत का नहीं था। वो काई से ढका हुआ, आधा जला आधा गल चुका था और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुसी जा रही थीं। अब तीसरी बलि पूरी है। और तभी सभी कुछ काला हो गया। सब कुछ अंधेरा था। कानों में एक अजीब सी गूंज, जैसे कई औरतें एक साथ रो भी रही हो और हंस भी रही हो। फिर कहीं दूर से एक आवाज आई, 3 पूरे। अब मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने आंखें खोली। मैं जिंदा था, लेकिन वहीं उसी पत्थर पर पड़ा हुआ, भीगा हुआ, बेसुध और टूटा हुआ। आसपास कोई नहीं था, न मेहतो, न अंजलि, न वो नाव। बस तालाब का पानी अब शांत था। अजीब शांत थी, जैसे किसी ने सदी पुराना हिसाब चुकता कर दिया हो। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैं किनारे तक पहुंचा। गांव पहुंचा तो हर कोई मुझे देखकर सन्न रह गया। किसी ने कहा वो बच गया। किसी ने पूछा अंजलि कहां है? मैं चुप रहा। रघुनाथ की आंखों में सवाल नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ एक थकावट थी। तो हो गया सब? उसने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। बलिदान पूरा हो गया। अंजलि नहीं लौटी थी, वो तीसरी बलि बन चुकी थी। गांव में फिर से रौनक लौटने लगी। तालाब से कोई परछाई नहीं दिखी। मंदिर की घंटी बंद हो गई। बच्चे फिर खेलने लगे। लोगों ने कहा अब सब ठीक है, वो चली गई है। पर मैं जानता था सब ठीक नहीं है, क्योंकि हर रात जब मैं लेटता हूं मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट आती है, मैं अपना वादा निभा चुकी, अब तेरी बारी है। अब मेरी सांसें पहले जैसी नहीं रही। पानी से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन हर जगह पानी है। घड़े में, कुएं में, नल में, बारिश में, और हर बूंद में वो छिपी बैठी है। उस रात के बाद से हर 7वें दिन मैं सपने में उसी तालाब में डूब जाता हूं। और एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर के आंगन में पानी जमा था और उसके बीचों बीच एक औरत की परछाई घूम थी। वो अब सच में चली गई है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन
मैंने महसूस किया है उसने अपनी तीसरी बलि जरूर ली है, पर उस बलि के बदले अब वो आजाद हो गई है। अब वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी गांव में, किसी भी तालाब में। और हो सकता है अब अगली बार वह तुम्हें दिखे, किसी शाम को पानी में झांकते वक्त, जब कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो और कहे मैं लौट आई हूं। और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। 7 महीने बीत गए। गांव फिर से जीने लगा था। तालाब शांत था, कोई परछाई नहीं, कोई चीख नहीं, सब कुछ जैसे वैसा ही जैसा होना चाहिए। पर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब मैं गांव में ज्यादा नहीं दिखता। मैं ज्यादातर वक्त घर के भीतर अंधेरे में बैठा रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अब जो डर है वह बाहर नहीं, मेरे अंदर है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी हथेली की रेखाओं में कुछ अजीब से निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने चूड़ियां पहनाकर कसकर दबाया हो। मैंने एक दिन मेहतो से मिलने की सोची, लेकिन गांव वाले बोले मेहतो तो 5 महीने पहले ही मर गया। मैं चौंक गया, क्योंकि 7वीं रात के बाद मैंने उसे अपने दरवाजे पर खड़ा देखा था। वही था, साफ चेहरा, पुरानी धोती, और उसने मुझसे एक बात कही थी, वो अब तेरे अंदर है। तब मैंने सोचा वो सपना होगा, लेकिन अब समझ आया वो मोह तो नहीं था, वो सविता थी। हाँ, वो तीसरी बली हुई अंजलि की देह में, लेकिन आत्मा का नया ठिकाना कोई और बन चुका था। मैं अब, मुझे सपनों में नहीं जागते हुए भी पानी अपने आप बुलाता है। मैं कभी कभी बिना वजह खुद को कुएं के पास खड़ा पाता हूं, या आधी रात को नल खोलकर पानी में अपनी परछाई निहारते हुए, और मेरी परछाई अब वैसी नहीं दिखती जैसी पहले। उसकी आंखें लाल हैं, और जब मैं मुस्कुराता हूं वो नहीं मुस्कुराती, क्योंकि वो मेरी परछाई नहीं है, वो सविता है। अब अगर तुम पूछो क्या प्रेत गया, तो जवाब है नहीं। अब वो इंसानों में घुल चुका है, पानी की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन होगा। कहते हैं सविता की तीसरी बलि ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन उसने बदले में एक नई जगह ढूंढी, एक नया शरीर, एक नया गांव, या शायद अगला कोई जो इस कहानी को सुने और यकीन करे। तो अगर तुमने यह कहानी सुनी और कल तुम्हारे सपने में एक भीगी साड़ी वाली औरत आए और फुसफुसाकर कहे मैं लौट आई हूं और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो याद रखना अब बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अब सुनते हैं अगली कहानी। रात के कोई 2:30 बजे होंगे। मैं जब पिपरिया कला गांव में पहुंचा था, शहर से बहुत दूर, न सड़कें ठीक, न मोबाइल ठीक से चलता था। मेरा नाम अभय है, पेशे से राजस्व विभाग में अफसर हूं। गांव में एक पुरानी जमीन की जांच के लिए आया था। रहने का इंतजाम गांव के पुराने स्कूल में हुआ, एक टूटी सी बिल्डिंग जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। गांव वालों ने कहा था स्कूल में रह लो साहब, लेकिन रात में दरवाजा टाइट बंद करना और खिड़की की ओर पीठ रखना। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भूत प्रेत है क्या? तो जगदीश नाम के बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भूत होता तो अच्छा था, यहां तो चंपा है। उसकी बात पर बाकी सब चुप हो गए। मैंने ध्यान नहीं दिया। दिन भर दौड़ भाड़ की थकान के बाद जैसे ही सोने गया, कमरे में अजीब सी ठंड भर गई थी। ना पंखा चल रहा था, न खिड़की खुली थी, फिर भी हवा चल रही थी, और तभी दीवार पर जैसे नाखून घिसे जा रहे हों। मैंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं देखा, पर अगले ही पल खिड़की के कांच पर एक चेहरा उभरा। औरत थी, चेहरा झुलसा हुआ जैसे किसी ने उसे आग में जिंदा झोंका हो। बाल बिखरे, होठ काले, लेकिन आंखें लाल चमकती हुई जैसे किसी जलते अलाव से निकली हो। उसने मुझे देखा और फुसफुसाई, अभय तू भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं हिल भी नहीं पाया, पलक झपकाई और सब गायब। पर सुबह जब उठा तो खिड़की पर जले हुए पंजों के निशान थे, और कमरे में अब भी सड़ी हुई चमड़ी की बदबू फैली थी। मैं गांव के एक बुजुर्ग भोलकू काका के पास गया, उन्हें सब बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चंपा ने तुझे देख लिया रे बाबू, अब तो तू उसकी कहानी का हिस्सा बन गया है। सुबह गांव में सब कुछ आम जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी नींद टूटी थी, एक बदबू के साथ सड़ी हुई देह की, जले हुए मांस की, और उस बदबू ने मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी झुंझुनाहट छोड़ दी थी। मैंने भोलकू काका से जो सुना वो दिमाग में घूम रहा था। चंपा ने तुझे देख लिया रे बाबू? मैंने हल्के से पूछा, काका ये चंपा कौन थी? वो चुप हो गए।
उनकी आंखें कहीं दूर देखने लगी और बोले, मत पूछ बाबू, जो चंपा की कहानी जान गया वो जीते जी न बचा न चैन से मरा। उसी दिन तू भी उसका हिस्सा बन जाएगा। उस रात मैं वापस स्कूल में नहीं सोया। मैं गांव के मंदिर के पीछे एक पुरानी ढलाई पर बैठा रहा और तभी मंदिर की छत से किसी औरत के चूड़ियों की झंझनाहट सुनाई दी। फिर वही खरोचने की आवाज और किसी के फुसफुसाने की अभय। रात के करीब 3 बजे थे। मंदिर के पीछे बैठा मैं सोच ही रहा था कि अब यहां नहीं रुकना चाहिए। तभी वह आवाज फिर आई, अभय। इस बार वह सिर्फ कान में नहीं गूंजी बल्कि मेरे पीछे खड़ी होकर किसी ने धीरे से मेरा नाम फूंका। मैंने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन सामने मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और हाथ में कुछ पकड़े, शायद किसी बच्चे की गुड़िया। मैंने टॉर्च जलाकर देखा पर वो वहीं बैठी रही, टॉर्च की रोशनी से बेअसर। मैंने डरते हुए आवाज दी, कहा कौन है? वो बिना चेहरा उठाए बोली, तू सच्चाई जानने आया है ना अभय? तो आ मेरा सच देख। मैंने 2 कदम बढ़ाए लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उस औरत ने गर्दन घुमाई और मैं वहीं सांस रोककर खड़ा रह गया। चेहरा जला हुआ था, आधा काला और आधा ऐसा जैसे मांस ही गल चुका हो। पर सबसे खौफनाक था उसका होठों से टपकता लाल तरल, जैसे किसी बच्चे का खून हो। मुझे क्यों जलाया गया? उसने अचानक चिल्लाकर पूछा, क्यों क्यों? फिर उसने अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। 1 2 3 बार, हर बार चीखती। मैं दोषी नहीं थी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने झट से मेरी तरफ देखा और दौड़ी, लेकिन जैसे ही मेरे पास पहुंची हवा में भाप बनकर गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांस फूल रही थी और हल्के से महसूस हुआ किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। एक औरत की आवाज फुसफुसाई, जो मेरी कहानी पूरी सुनेगा उसे मेरी मौत भी सुननी पड़ेगी। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई। पुराना स्कूल जहां मैं पहली रात रुका था, वहां एक खिड़की पूरी राख बन चुकी थी। गांव वाले कुछ नहीं बोले, पर सोनू काका ने धीरे से कहा, चंपा अब जाग गई है, अब वो रुकेगी नहीं। मैंने अब ठान लिया था, या तो मैं यह गांव छोड़ दूं या फिर चंपा कौन थी, क्यों मर गई और क्यों लौट आई, यह सच जानकर ही जाऊंगा। मैं सबसे पहले पहुंचा चंद्रा माई के घर। वो अकेली रहती थी। गांव में सब कहते थे, जो बातें बाकी भूल चुके हैं वो चंद्रा माई के सीने में अब भी जिंदा है। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आई, कमर झुकी हुई, आंखें धम्म सी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी, चेहरा सख्त हो गया। तू उसे देख चुका है ना? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, अब सुन, पर याद रख, जो एक बार उसकी कहानी सुन लेता है वो दोबारा किसी और कहानी का हिस्सा नहीं बनता। मैं चुपचाप बैठ गया। चंद्रा माई की आवाज धीमी थी लेकिन शब्दों में कांपता हुआ जहर था। बहुत साल पहले पिपरिया कला में एक औरत थी। चंपा उसकी हंसी में बच्चों की मुस्कान थी, उसकी आंखों में साफ पानी सा सुकून। वो हर किसी की मदद करती थी, लेकिन कुछ मर्दों को यह मंजूर नहीं था। उनकी बीमार मानसिकता ने चंपा को उस चीज का नाम दे दिया जो वो कभी थी ही नहीं। मैंने फुसफुसाकर पूछा, क्या मतलब? चंद्रा माई भीली, उसे डायन कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव के चौधरी का बेटा उसे चाहता था और चंपा ने उसे ठुकरा दिया। एक रात पूरे गांव ने उसे पकड़कर पेड़ से बांधा और आग लगा दी। मैं स्तब्ध रह गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिर्फ एक बच्चा छोटा सा दौड़कर आग बुझाने गया था, पर वह भी झुलस गया। और मरने से पहले चंपा ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, जिन्होंने मेरी हंसी छीनी है, मैं उनकी नींदें छीन लूंगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर अब तो सालों हो गए। चंद्रा माई बोली, कहानी वहीं खत्म नहीं हुई बाबू। उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। जहां वो जली वहां आज भी मिट्टी गर्म रहती है। कहते हैं उसकी रूह वहीं से उठी थी और अब वो उसी इंसान को चुनती है जो उसकी कहानी को दोहराता है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन दोहराता है? चंद्रा माई की आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। तू बाबू, तेरे आने के बाद से फिर वही गंध, वही खरोच, वही रातें। शायद तुझे वो मिला है जो कभी उस बच्चे के पास था, चंपा की अधूरी गुड़िया। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब में देखा और जो चीज निकली वह मेरे होश उड़ा गई। एक पुरानी गुड़िया
अंधा जली और उसके सिर पर नाम लिखा था चंपा। गुड़िया मेरे हाथ में थी, अधजली पिघली हुई आंखें और उस पर लिखा नाम चंपा। चंद्रमाई की बात अब सिर्फ किस्सा नहीं रही थी, अब वो हकीकत थी और मैं उसी हकीकत का हिस्सा। मैंने डरते हुए पूछा, माई ये गुड़िया मेरी जेब में कैसे आई? वो बोली, चंपा खुद तुझसे जुड़ गई है बाबू। वो चाहती है तू सब देखे, सब समझे और उस आंख तक पहुंचे जहां उसकी कहानी दफन है। मैंने भारी कदमों से माई से पूछा, वो जगह कहां है? वो बाहर आई, हाथ से एक और इशारा किया। पुरानी अमलताज की बगिया, वहां अब कोई नहीं जाता। जैसे ही मैं बगिया में पहुंचा, अमलताज का पेड़ काला पड़ा था। उसकी टहनियां तेरी जैसे किसी ने उन्हें दर्द में मरोड़ा हो। मैंने देखा पेड़ के नीचे जमीन फटी हुई थी, जैसे वहां कोई जिंदा चीज निकली हो। मैं झुका और जैसे ही मिट्टी को छुआ, हवा तेज हुई और मेरी पीठ पर किसी के नाखूनों का दबाव महसूस हुआ। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था, पर अब चारों ओर अजीब चीजें होने लगी। पेड़ की छाल पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने वहां हाथ रगड़े हों। एक औरत की धीमी कराहती हुई आवाज, मुझे बचा लो, हवा में गूंज रही थी। और तभी मैंने देखा पैर के नीचे कोई बैठा है, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और उसकी हथेली में वही गुड़िया। मैंने डरते हुए कदम बढ़ाए और जैसे ही वह चेहरा उठाने लगी, जमीन कांप उठी। पेड़ की जड़ों में से सैकड़ों चींटियां नहीं, छोटे छोटे जले हुए इंसानी उंगलियों जैसे कुछ रेंगते हुए बाहर आने लगे। सांप की तरह लिपटे हुए जलते और धीरे धीरे मेरी ओर पड़ते। मैंने चीखते हुए पेड़ से दूर भागना चाहा, पर कदम वहीं जम गए। और तभी वो औरत उठी, चेहरा जला हुआ, कपड़े फटे हुए, और उसने बस एक वाक्य कहा, जिस दिन मुझे जलाया गया उस दिन तुम वहीं थे। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैं तो अभी कुछ ही दिन पहले आया हूं। वो औरत बोली, हर जन्म में मैं वहीं जलती हूं और हर जन्म में तू वहीं खड़ा होता है। प्रिया, अब कहानी मात्र डर की नहीं रही, अब यह पिछले जन्म के पाप, रूहों के बंधन और अधूरी क्रूरता की कथा बनने जा रही है। चंपा का वह वाक्य अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। हर जन्म में मैं वहीं जलती हूं और हर जन्म में तू वहीं खड़ा होता है। मैं कांप रहा था। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। धरती के नीचे से जले हुए शरीर की बू उठने लगी। तेरी आंखें नई हो सकती हैं, अभय, पर तेरी रूह को मैं पहचानती हूं। तेरा डर मुझे सालों से छूता आ रहा है। उसकी आंखों में कुछ था, घृणा, प्यार, बदला, सब कुछ एक साथ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जिंदा जलाकर वहीं छोड़ दिया हो। और तभी मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मिट्टी की महक बदल गई, पेड़ गायब हो गए, और जब मैंने चारों ओर देखा, मैं किसी पुराने समय में पहुंच चुका था। मेरे सामने वही गांव था, लेकिन बिजली नहीं थी। लोग बैलगाड़ी में घूम रहे थे और सबके चेहरे अनजाने लग रहे थे। तभी मैंने खुद को देखा, मैं ही था, पर पहनावे में, चाल में वो मैं नहीं था, कोई और था। चंपा वो आई, हंसते हुए, मासूम सी, चूल्हे पर कुछ पकाती हुई, और वो मुझे देख रही थी जैसे मुझे चाहती हो। पर तभी गांव के कुछ लोग, अंधे लालची पागल, उसे पकड़कर खींच रहे थे। मैं चिल्लाया, रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मेरी आवाज वहां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो उसे पैर से बांध रहे थे, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, चेहरे पर कालिक पोती जा रही थी, और वह चीख रही थी, तू तो कहता था मुझसे प्यार करता है। मैंने देखा उस पूरी भीड़ में एक आदमी शांत खड़ा था, मैं मेरे जैसे चेहरा, लेकिन आंखों में डर और खामोशी। चंपा ने उस मुझे देखा, तू भी देख रहा है, कुछ नहीं कहेगा तू भी? और फिर आग लगा दी गई, धूं धूं करती। लपटों में उसकी चीख अब मेरी सांसों में बस चुकी थी, और फिर सब कुछ चलने लगा। वो जगह, वो चेहरा, वो रिश्ता, और मेरी आत्मा भी अचानक मैं वापस वर्तमान में लौट आया। चंपा अब सामने नहीं थी, लेकिन उसके जलने की बदबू अब मेरी खाल में समा चुकी थी। और मुझे एहसास हुआ, उस रात सिर्फ चंपा नहीं जली थी, कुछ मेरा भी उसमें था, कुछ अधूरा जो अब खत्म होने वापस आया है। मैं गांव की गलियों से लड़खड़ाते कदमों से निकल रहा था। लोग अब मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बुरा सपना हूं जो सुबह तक मिट नहीं रहा। जब मैं जगदीश के पास पहुंचा, वो बोले, नहीं, सिर्फ मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, तू अब सिर्फ अभय नहीं रहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा,
कौन हूं मैं? फिर उन्होंने बस इतना कहा, तू वही है जो तब भी खामोश था और आज भी जवाब ढूंढ रहा है। उस रात मैं दोबारा अमल पास की बगिया की ओर गया, जहां अब कोई आग नहीं थी, लेकिन हवा में राख तैर रही थी। पेड़ की छांव में वो खड़ी थी चंपा। पूरा चेहरा अब साफ दिख रहा था, झूसी हुई त्वचा, लेकिन आंखें वैसे ही मानो कुछ कहने से पहले रो चुकी हो। मैंने उससे कहा, अगर मैं ही वह था जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मुझे सजा दो, मार दो, खत्म कर दो। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तेरी सजा मौत नहीं है अभय, तेरी सजा है मेरी पीड़ा को पूरी तरह समझना। वो हर चीख, हर झुंसती सांस जिसे मैंने जिंदा निगला था। फिर वो मेरे पास आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगी, और उस छुवन के साथ मुझे उसकी जलती हुई हड्डी का दर्द महसूस होने लगा। मेरी त्वचा जलने लगी, सांसें भारी हो गई, और हर चीख जो उसने उस रात मारी थी मेरे गले से निकलने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। बस करो चंपा, मैं मर जाऊंगा। वो बोली, नहीं मर जाना, आसान है तुझेगा, लेकिन अब मेरी तरह। और तब पहली बार चंपा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो पीछे हटी और बोली, अब तू जा सकता है, पर याद रख, जिस आग ने मुझे जलाया था अब वो तेरे अंदर जल रही है। मैं जैसे तैसे गांव से बाहर निकला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, वो खड़ी थी उसी अमलतास के नीचे, और इसकी परछाई अब मेरी परछाई से जुड़ चुकी थी। गांव छोड़ने से पहले मैं एक बार फिर सोनकू काका के पास गया। वो चुपचाप आंगन में धूप सेक रहे थे। मैंने कहा, काका मैंने सब देख लिया, सब महसूस किया, चंपा की मौत, उसका दर्द, सब। वो बोले नहीं। फिर मैंने पूछा, लेकिन एक बात बताओ, जब पूरा गांव जानता था कि चंपा निर्दोष थी तो कोई बोला क्यों नहीं? सोनकू काका ने सिर उठाया और पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं शर्म थी। उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि उस रात अभय चंपा को आग लगाने वाला कोई और नहीं, तू ही था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैंने तो उसे बचाया था। काका बोले, नहीं, तू ही था जिसने सबसे पहले उस पर शक जताया था। तेरा ही बयान था जिसने सबको उकसाया। तू डर गया था समाज से, चौधरी से, इसलिए उस पर शक किया, और फिर उसी डर ने तेरे हाथों से मशाल भी पकड़वा दी। मैं सन्न रह गया। तो चंपा ने जो कहा था हर जन्म में तू वहीं खड़ा होता है, वह सिर्फ प्रतीक नहीं था, वह सच था। उस रात जो लड़का उसकी आंखों में देखता रहा, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा, जिसने आग लगाई, वह मैं था। मैं गांव से निकल गया, शरीर सलामत था, लेकिन मन राख बन चुका था। शहर लौट आया, नौकरी फिर से शुरू हुई, पर अब हर आईने में मैं खुद को नहीं चंपा को देखता। हर चुप्पी में उसकी चीखें सुनता। और एक रात मैं ऑफिस में अकेला था, लाइट बंद हो गई, और फिर कांच के दरवाजे पर एक लकीर बनी खरोच की। फिर एक शब्द उभरा, लौटा। मैंने आंखें बंद की और वही आवाज कान में गूंजी, यह आग अभी बुझी नहीं है अभय, अब हर जन्म में मेरे साथ तू भी जलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।